वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक वीडियो लेके आए आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा वीडियो आपको इस चैप्टर को पढ़ाएगा, संग ही संग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाएगा। जो आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो आप इसे बना सकते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो इस चैनल पे आके पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले के जो वीडियोस हैं मोशन के ऊपर, आप उसे देख लीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके बिना ये कहीं कहीं समझना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरा रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और एक लाइक और एक कमेंट, और हो सके तो शेयर कर दो। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग क्या है कि फोर्स या बल। तो मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, जो इसमें टॉपिक्स है आप इसे लिख सकते हैं, लिख के आराम से, और बाकी फिर मैं समझाते जाऊँगा क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ बल। ठीक है, बल क्या है? बल के कारण किसी भी बॉडी में त्वरण या एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो बल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा या कह लीजिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बढ़ते हैं आगे। एक फोर्स और क्या क्या कर सकता है त्वरण के अलावा? तो वो किसी भी चीज़ को बदल भी सकता है, किसी का आकार बदल सकता है, शेप साइज़ ये सब बदल सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये बातें जो मैंने बोली है ये मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दी है। फोर्स क्या कर सकते हैं? बॉडी के एक स्पीड चेंज कर सकता है, किस डायरेक्शन में मोशन होगा वो भी चेंज कर सकता है, और शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, साइज़ भी चेंज कर सकता है। अगर इस कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बॉक्स है आपके पास, ठीक है, अगर इस बॉक्स में 3 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन, एक 2 न्यूटन, एक 3 न्यूटन, और इन तीनों की जगह हम लोग एक ही फोर्स लगाते हैं जो कि 10 न्यूटन का हो, तो इन तीनों की जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये बस अब ध्यान रखिएगा, या परिणामी बल भी कहते हैं। अगर क्या है, इफ अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, मतलब अगर एक फोर्स, कुछ फोर्सेस का सेट हम लोग बॉडी पे लगा रहे हैं, मान लीजिए ये बॉडी है, एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर, दोनों अगर बराबर हो जाए तो बॉडी मूव करेगी? नहीं मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा, तो उस फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। या एक ऐसा फोर्स जिसके कारण से उसकी गति में कोई बदलाव ना आए, जिस गति से वो चल रहा है उसी गति से चलते रहे, तो उसको भी बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। लेकिन यही अगर नॉन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन हो जाए, त्वरण पैदा हो जाए, तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं या असंतुलित बल कहते हैं। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है, सिंपल बात ये है कि दो बॉडी के बीच में अगर कनेक्शन है तो उसके बीच का जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये संपर्क बल। और एक क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुश या पुल, ठीक है, धक्का देना है, खींचना में क्या बेटर है? तो हमेशा पुल बेटर होता है या फिर खींचना बेटर होता है। ठीक है, ये फिलहाल ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे ऐसे रखी हुई है तो जो लंबत बल लगेगा उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या घर्षण क्या कहते हैं कि मान लीजिए दो बॉक्स है एक के ऊपर एक, तो इन दोनों के बीच में अगर मूवमेंट होगा तो एक बल क्रिएट होगा जो उसको रोकेगा, प्रतिरोध करेगा, उसी को हम लोग घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बॉडी जिधर जा रही होगी उसके उल्टे साइड फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये बॉडी इधर जा रही होगी तो इस पे ऊपर वाले घर्षण इधर लगेगा, और ये वाला अगर ये इधर जा रहा है तो इसके हिसाब से फिर तो ये इधर जा रहा होगा, तो इसमें फिर इधर लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक स्प्रिंग के द्वारा फोर्स। तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स मतलब कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल लगा के, एफ लगा के स्प्रिंग को खींच दिया, तो स्प्रिंग थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट पकड़ लेते, ये पॉइंट जो भी फिलहाल यहाँ पे है, सॉरी, ये यहाँ पे चली आई,
तो ये जो अंतर हुआ इतना ही तो खिंचाव पड़ रहा है, इसको x बोलते हैं। तो हम लोग F इक्वल टू लिखते हैं माइनस के गुने एक्स। के जो होता है हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या स्प्रिंग स्थानांतरण बोलते हैं। तो आपको बल दिया रहेगा, के दिया रहेगा, पूछे कितना खिंचाव हो, ये खिंचाव दिया रहेगा, बल दिया रहेगा, कांस्टेंट पूछ लेगा कांस्टेंट, और ये दिया रहेगा तो ये बल पूछ लेगा। तो ये इस तीन में से कोई एक पूछ लेगा, तो आप इसे प्लीज़ अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक रस्सी है, इस रस्सी से एक मास हमने लगा के रखा है, फिर दूसरा एक और मास लगा के रखा है, सेम रस्सी है, इसमें 2 केजीओ का है, सब 5, लेकिन टूट नहीं रही है। तो इसका ये मतलब थोड़ी दोनों में एक ही बल लग रहा है। तो अगर 2 केजीओ का ब्लॉक लगा होगा तो रस्सी भी 2 केजी, रस्सी में भी 2 किलो का बल लग रहा होगा, 2 न्यूटन का, सॉरी। और इसमें 5 केजी का है, तो ये जितना भी लगे न्यूटन में ही लगेंगे, माने 2 न्यूटन का ही बल इसका वेट है, तो ये 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके को हम लोग, ये जो बल लग रहा है रस्सी में इस ब्लॉक को सपोर्ट कर, उसको हम लोग टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन, या हिंदी में तनाव। वेट, वेट क्या होता है कि हमारा जो द्रव्यमान होता है उसे अगर हम लोग जी से गुना कर दे, उसे द्रव्यमान कहते हैं। तो हमारा वेट क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम हो गया हमारा द्रव्यमान, जी हो गया पृथ्वी के द्वारा त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक्सेलरेशन के बारे में या किसी भी यूनिट के बारे में लिखें तो आप उसकी इकाई ज़रूर लिखें हर बार। उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इससे इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी जो मून होता है, मून पे जो जी होता है ना, जी मून का जी, वो G/6 होता है। ठीक है, तो जो भी आएगा आपका वेट अगर यहाँ पे 60 है तो वहाँ पे 10 किलो होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 6 से भाग कर दिएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखिए, इसे पूरा समझाने की बात है, इसके बाद में डिटेल्स थोड़ा सा डेफिनेशन में आगे आगे के पन्ने में, अभी मत लिखिएगा, मैं जब मैं बोलूँगा लिखने का आप लिख लीजिएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि कोई भी चीज़ अगर एक ही रेस्ट में है, स्थिर है, तो स्थिर रहेगी, गति में तो गति रहेगी। कब तक? जब तक उसे कोई बाहर का बल नहीं लगाए दे जाए। ठीक है, तो ये बाहर का बल बाद में आता है। पहले इस पे गैलीलियो ने एक बात कही थी। गैलीलियो ने ये बोला था कि अगर कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं त्वरण का, ये सॉरी इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, और हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, गैलीलियो का जड़त्व का नियम। तो इससे ये पता चला था कि ये सुझाव गैलीलियो ने दिया था, बट नियम बाद में न्यूटन ने बनाया। अब इस पर ये मत बोलिएगा आप न्यूटन ने वो कॉपी कर ली, ऐसा कुछ नहीं था। वो लॉ बनाना वो सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने न्यूटन का एक यहाँ पे अब डेफिनेशन लिखा कि न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है। तो प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिए। बस इसमें एक चीज़ आप नीचे आइएगा, तो एक टर्म है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या संतुलन। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एक बॉडी को इधर से धक्का दे रहे, इधर से धक्का दे रहे, है ना। तो ये दोनों बल अगर बराबर होते तो बॉडी नहीं मूव करेगी। तो इसीलिए कि जब भी जो मेरा परिणाम बल किसी भी ऑब्जेक्ट पे या वस्तु पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ठीक है, यह संतुलन में कहा जाता है। जड़त्व, जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? किसी वस्तु की अपनी स्थिरता या समान गति की अवस्था को स्वयं बदलने में असमर्थता को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी है जो अगर स्थिर है तो स्थिर से उसको गति होने में समय लगता है, और अगर गति में है तो स्थिर आने में समय लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिरता। ठीक है, जड़त्व बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, और इसी को हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन ने, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में आता है स्थिर जड़त्व, विश्राम के जड़त्व, गति के जड़त्व। ये इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो रेस्ट में रहेगा और रेस्ट में रहना चाहेगा उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, जो मोशन में उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। सेम चीज़ हिंदी में। अब इनर्शिया और मास है, तो आप इनर्शिया ऑफ मास का ये पूरे चीज़ में एक एग्जांपल ये है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इसका एग्जांपल एक ये है कि मान लीजिए कोई फुटबॉल है, उस फुटबॉल को अगर हम लोग हिट करते हैं
और एक साइड में टेनिस बॉल था, उसको मारते हैं, तो ज़्यादा दूर कौन जाएगा? टेनिस बॉल जाएगी। बट ये अब आप ये मत बोला कि मैं मैदान में मारा, मैदान में प्रॉब्लम क्या होगी, टेनिस बॉल में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जल्दी कम रुक जाएगी। बट नॉर्मल सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो ज़्यादा दूर हमारा वो हो जाएगी, ज़्यादा दूर हमारा टेनिस बॉल जाएगी। टेनिस बॉल जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, बड़े बॉल में वो क्षमता ज़्यादा है क्योंकि स्थिर थी पहले, तो स्थिर रहने पे ज़्यादा उसका रहेगा, जिस कारण से वो स्थिर ही रहेगी। टेनिस बॉल थोड़ा दूर तक जाएगी, तो जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, अगला अब आते हैं, इसमें हम लोग दो बॉडी है, एक बॉडी 2 किलो मास का, दूसरा है 100 ग्राम का। ठीक है, दोनों आपके ऊपर आ रहे इक्वल वेलोसिटी में, तो आप किसको रोकिएगा, किसको रोक पाइएगा? जो 100 ग्राम वाला होगा, क्योंकि अगर आप 2 kg वाला को 2 kg वाले आपको चोट ज़रूर लगेगी। इसका एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अब मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और आपके सर पे एक 2 kg का ही मान लीजिए ब्लॉक है, रख रहा है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन बोलेगा 2 kg का आपका सर पे गिराएंगे तो दिक्कत होगा ना। बस वही चीज़ यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है कि अच्छा, मैं थोड़ा सा गलत एग्जांपल दे दिया, बट सिंपल यही है कि एक भारी मास के पास ज़्यादा इनर्शिया होता है और कम कम भारी पे छोटा कम इनर्शिया होता है। अब आते हैं एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ के। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो आपने पहले पढ़ लिया है, दूसरा आता है जर्क्स वाइल्ड ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान झटके। इसमें होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए हम अगर ये बस फॉर एग्जांपल प्लेस नहीं है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा सकता हूँ आपको, सॉरी, ये फॉर एग्जांपल ये बस है, ये सीट है, इस पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पाँव कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया बट फिलहाल इतना ही समझे। तो ये बैठे, जैसे मान लीजिए बस अगर चलना स्टार्ट किया, तो ये जो आपका पाँव इसमें लगा हुआ है, आप इसके साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपकी बॉडी ये रहने की कोशिश करेगी, तो आप पीछे की तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, बस आगे निकल गई। और यही बस चल रही होती, ठीक है, तो ये तो अगर मान लीजिए आप इस बस पे खड़े होते, तो जैसे ही बस चल रही रुकेगी बस, तो आपका पाँव कनेक्टेड है, इसलिए पाँव तो रुक जाएगा, लेकिन ये क्या आगे बढ़ जाएगा, तो आप सामने की तरफ झुक जाइएगा। ठीक है, कॉइन कार्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है ना कि एक ग्लास है आपके पास, कुछ इस तरीके से ग्लास है, इसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया। अब इस कार्ड को कॉइन रख देंगे अगर हम लोग, और इस कार्ड को पुश कर देंगे ना, तो कार्ड निकल जाएगी और कॉइन यहीं रह जाएगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा ग्लास के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कॉइन रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी, इसीलिए गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन, सेम चीज़ कैरम बोर्ड के साथ भी होता है, कैरम के साथ अगर एक ये हमारा मान लीजिए कैरम है, ठीक है, इस कैरम पे हमने यहाँ पे लाइन से पाइल्स ऑफ गोटी हिट करेंगे, तो ये नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे स्ट्राइकर से हिट करेंगे हम लोग, तो नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाएगी और जो ऊपर की गोटी वहाँ के नीचे रख जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली गोटी तो चली गई, बट जो ऊपर की बॉडी तो अभी जो गोटियाँ थी वो वहीं रहेंगी, जिसके कारण से क्या होगा, वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले से स्थिर थी, तो अब स्थिर में ही रहना चाहेगी। ठीक है, अब दो सवाल इसमें सिंपल। एक बॉडी 5 न्यूटन का है, स्मूथ टेबल पर रखा गया है, तो उस कितना बल फाइंड द कितना बल टेबल पे लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा टेबल से कितना, तो जितना का बल हम नीचे लगाएंगे उतना बल ऊपर, 5 न्यूटन लगाए तो 5 न्यूटन लगेगा। लेकिन अगर इसी बल में 3 न्यूटन अगर जोड़ देंगे, जो अगला क्वेश्चन है, तो 3 न्यूटन और बढ़ जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गए, तो टोटल 8 न्यूटन भी बल ऊपर लगेगा। अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्टिंग में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो बल होता है वो m गुने a के बराबर, m होता है हमारा द्रव्यमान, a होता है त्वरण, जिसको हम लोग ये भी लिखते हैं, बट इस k का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है इसमें, तो फिलहाल हम सिर्फ 1 जानेंगे, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। अब इसको हम लोग समझने का तरीका बहुत सारा है, मैं समझाऊंगा क्या होता है। तो यही लॉ आप यहाँ पे लिखा गया है, बट इस लॉ को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए
एक अच्छा पहले ये कर लेते हैं हम लोग। तो एक F1 फोर्स बनेगा किस पे, जिसका बॉडी का वेट 2 है और त्वरण कितना है 2.5। सो गुना करेंगे तो F1 कितना आ जाएगा हमारा 5। फिर F2 क्या है, ये वेट है 5, सॉरी मास है 5, एक्सेलरेशन 2 है, तो 10 F2 पे F1 करेंगे तो 10/5 2/1। ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि दूसरे लॉ को पढ़ने के लिए एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा हमें, जो कि एक चीज़ है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो संवेग भी कहते हैं, p का वैल्यू होता है m गुने v। एक चीज़ बहुत सिंपल मैं को सिखाता हूँ पहले कि अच्छा, एक चीज़ आपको इकाई पहले देख लीजिए। m का वेट का सॉरी फिर से मास का kg और इसका मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग लिखे तो ये हम लोग m/v एक जो नया संवेग लेके आए, वो क्यों लेके आए, इसका कारण कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास हमको पहले से m के बारे में पता ही है, v के बारे में पता है, तो m क्यों लेके आए। इसका कारण ये है कि ना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिस केसेस में आप m और v अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उन दोनों को हम लोग गुना कर देना तो फिर सेम बन जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग लिखने के लिए और ठीक से करने के लिए हम m और v का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल उसी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मैंने वो गलती से एग्जांपल दिया था सर पे रखने वाला, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए अगर आप के ऊपर वो ब्लॉक रखा जाता 2 किलो सर पे आपका, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वही ब्लॉक को थोड़ा ऊपर से गिराया जाता तो फिर तो चोट लगता। अब वो जो चोट लगता क्यों लगता, क्योंकि उसमें गति है। एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए एक लकड़ी का कट्टा है, या लकड़ी ब्लॉक टाइप का सोच लीजिए, जिसको अगर हम लोग गोल बुलेट से मारे तो फट जाएगा, लेकिन सिंपल उसी साइज के पत्थर से मारे तो नहीं फटे। क्यों? क्योंकि पत्थर के पास वो स्पीड नहीं है जो कि बुलेट के पास है। ठीक है, तो इसी को संवेग के रूप में हम लोग न्यूटन का जो सेकेंड लॉ डिफाइन कर सकते हैं। होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और हिंदी में किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन के दर को, देखिए संवेग, देखिए संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मान लीजिए शुरुआती गति u थी और बाद की गति v, तो शुरुआती संवेग mu हो जाएगा, बाद की हो जाएगा mv। अंतर कितना होगा, mv माइनस mu, और दर का बदलाव मतलब होता है बटा t। तो यहाँ से अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं m, तो ये बचेगा, तो m, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। इसको बोलते हैं फोर्स। तो ये फोर्स का डेफिनेशन हुआ, इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स को डिफाइन भी करता है। ठीक है, अब एक न्यूटन का डेफिनेशन क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो एक न्यूटन मतलब क्या होता है कि हमें पता क्या है, F बराबर ma होता है। तो जब कोई 1 kg के वस्तु में एक एक्सेलरेशन का, 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का अगर प्रोड्यूस हो जाए, तो जिससे प्रोड्यूस हो उसको हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। न्यूटन हमारा इकाई है बल का, और जो बल है वो सदिश राशि है। आपको मैं हर का बताते रहूँगा सदिश क्या है, बट मैं एक चार्ट दूंगा आपको लास्ट में, जब ये लिस्ट ख़त्म कर लूँगा मैं, याद करने के लिए कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि है। प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे जाके शॉर्ट्स को ज़रूर देखें। मैं उसमें साइंस वाले शॉर्ट्स भी अभी डालने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और हर दिन जीके के शॉर्ट्स आ रहे हैं, करंट अफेयर के शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसे बहुत ही ध्यान से देखें। अब आते हैं इसमें हम लोग एग्जाम्पल, फुटबॉल, किकिंग का फुटबॉल। ठीक है, एक लाइटर बॉल जो है वो ज़्यादा तेज़ मूव करती है एक भारी बॉल के कारण। ठीक है, क्यों? क्योंकि धीरे जो हल्का बॉल उसको हम बहुत तेज़ मार पाते हैं। तो जो गुना करते हैं हम लोग द्रव्यमान गुने बल को, तो वो संवेग ज़्यादा हो जाता है अगर हमारा मारने का वो ज़्यादा है तो। ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप पैडल तेज़ चलाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। ठीक है, सिंपल मोमेंटम बढ़ रहा है।
पुशिंग अ स्ट्रॉलर, जैसे आप किसी बच्चे को धक्का देते तो होगी बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली यही है, हर चीज़ को हम लोग। अच्छा, एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए, जो शायद आपको ज़्यादा समझ में है, कि एक बैट्समैन है और एक बॉलर है, फील्डर है। फील्डर कैच ले रहा है, दिखता है, वो हमेशा लास्ट में बॉल खींच के पीछे रखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम जैसे हाथ में हल्का सा टच होता है ना, तो बॉल की स्पीड कम हो जाती है। एकदम पूरा आने के पहले अगर आप पीछे कर लीजिए हाथ, तो वो धीरे से क्या होगा ना, बॉल का स्पीड का जो अंतर है आपके हाथ में लगने तक बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कम होगा, तो कम होने के कारण क्या होगा, अंतर कम हो जाएगा संवेग का। और हमने क्या पढ़ा था, बल बराबर संवेग के अंतर के दर को। तो संवेग का अगर अंतर का दर कम हो जाए तो बल भी कम लगेगा, तो हाथ में चोट भी कम लगेगी। एक और एग्जांपल है कि जैसे ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, और मैंने लिखे थ्रोइंग अ बॉल, लिफ्टिंग वेट्स, जंपिंग ऑफ अ बोट। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है कि आप ऊपर से अगर गिर रहे हैं, तो अगर आप फ्लोर पे गिरते हैं तो आपका बहुत तेज़ चोट लगता है। बालू पे गिरते हैं चोट कम लगता है। क्यों? जैसे आप फ्लोर पे गिरते हैं तो होता क्या है कि आपका गति अचानक से जीरो हो जाता है, तो जो संवेग का अंतर है वो बहुत होता है। लेकिन जब बालू पे गिरते हैं आप, तो आप स्थिर नहीं होते, आप फिसलते जाते हैं। तो आपका होता क्या है कि जो गति का अंतर है वो कम होता है। जैसे अंतर कम होगा तो त्वरण भी, सॉरी, बल भी कम लगेगा, इसलिए चोट नहीं लगती है। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में। तो न्यूटन थर्ड लॉ, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ किस पे डील करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, कि मतलब एक फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है। थर्ड लॉ क्या बताता है, दो फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है, और ये सबको पता है फर्स्ट सेकंड लॉ क्या है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक बार हो सके तो कमेंट में आप लिख दो कि क्या है बल, थर्ड लॉ। ठीक है, और जिनको नहीं पता उनके लिए किसी को एक चाटा मार के देखो, आपको भी मिलेगा। तो वही है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, अब एक्शन रिएक्शन क्या है कि सिम पेयर का बात हो गया। जैसे मान लीजिए, अगर एक हमारे पास ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक अगर किसी चीज़ अपना वेट दे रही है mg, तो ये कितना वेट दे, ये भी फोर्स इस पर mg ही लगाएगी। ठीक है, और हमेशा एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होता है। ये आप देखिए, ये सब क्या है, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया तो आप कन्फ्यूज़ होके गलत टिक मार सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ कुछ डिफरेंट बातें हैं। जैसे कि पहला क्या है, एक बुक है, मान लीजिए लिफ्ट, वी हैव सीन द टेबल्स पुश, ये तो मैंने बताया अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें यह है कि एक बुक को कंसीडर करिए आप। ठीक है, एक टेबल पे, तो जैसे ही बल वो नीचे लगा रही है, वैसे ही बल टेबल भी उस पर लगा रहा होगा। तो किताब फिर उड़ क्यों नहीं रही? ठीक है, क्यों नहीं उड़ रही है? क्योंकि एक और बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण करते हैं, वो उसको नीचे की तरफ खींच के रखी है। ठीक है, अब इसमें वही मैंने इस पर समझाया, प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। हाँ, एग्जाम्पल, न्यूटन थर्ड एग्जाम्पल, वॉकिंग क्या होता है कि आप जब पीछे धक्का देते हैं, आप जब चलिएगा तो आपने एक्चुअली पाँव को पीछे खींचते हैं, जैसे पीछे खींचे तो आप आगे बढ़ते हैं। जंपिंग में भी सेम केस है, आप नीचे पहले फोर्स करते हैं फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, रोइंग अ बोट, पानी पीछे ढकेलते हैं, आप आगे जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर, नीचे इंजन के पीछे बहुत बड़ा गैस होता है जो कि ब्लास्ट करके पीछे की तरफ जाता है, तो आगे निकल जाते हैं। बाउंसिंग अ बॉल, जैसे बॉल को हम लोग नीचे फेंकते हैं, ज़मीन के ऊपर एक फोर्स पड़ता है, फिर ज़मीन बॉल को ऊपर की तरफ भेजती है। ठीक है, रिकॉयल अ गन, गोली चला रहे हैं हम लोग तो बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सब प्लीज़ नोट डाउन कर लें। आपसे एग्जाम पूछा है कि ये कौन सा एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है कौन से लॉस है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए इसमें एक लाइन है,
if the net external force on a system of particle is zero, the linear momentum of the system remains constant. ये है क्या, मैं आपको सिखाता हूँ. मान लीजिए दो बॉल है, एक बॉल है m1, दूसरा बॉल का द्रव्यमान है m2. इसकी गति है u1, इसकी गति है u2, जा रहे हैं. ये जाके क्या करता है, इसे धक्का मारता है. धक्का मारने के बाद फिर से इन दोनों, ये m1 m2, इसका गति v1 हो जाता है, इसका गति v2 हो जाएगा. अगर इसमें और कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है पूरे सिस्टम में, तो हम लोग लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तौर पे ये. ठीक है, प्लीज़ आप लिख लें, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसमें हम लोग सीखेंगे प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. जो भी फोर्स लग रहा है किसी भी जगह पे, उसको अगर हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, और न्यूटन का इसका जो प्रेशर का यूनिट होता है उसको बोलते हैं पास्कल. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, मैंने लिखा ये. अब आता है थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या बोलते हैं, द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए गिवन एरिया इज समटाइम्स कॉल्ड थ्रस्ट ऑन द एरिया. मतलब जो हम लोग प्रेशर कह रहे हैं उसी को कभी कभी हम लोग थ्रस्ट भी कहते हैं. ठीक है, फिलहाल उतना डीप में जाना नहीं, सिंपल याद रखो आप. अब आता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ सरफेस. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन अ सरफेस इनसाइड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस इट टिल्टेड. ठीक है, सिंपल से एक बात ये है कि किसी भी लिक्विड में भी सेम ही बात है कि कितना फोर्स प्रेशर लग रहा है, फोर्स बाय एरिया, सिंपल. लेकिन इसमें मैंने आपको इसलिए बताने को इसको स्टार्ट किया है क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी लिक्विड में एक सरफेस पे, ये फिर यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ, सब जगह प्रेशर सेम होता है. क्या होता है, सेम. ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप ध्यान रखिए. और किसी पे भी कितना प्रेशर होगा, देखिए जितनी इसकी हाइट होगी, मान लीजिए h हाइट से है, तो ये mgh. ठीक है, ये होता है. बट फिलहाल ये शायद नहीं पूछेगा, बट हम ये वाटर्स का चैप्टर जब पढ़ेंगे, फ्लूइड चैप्टर, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, ये कितना डीप, जितना डीप रहेगा उससे mg से उस हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो mgh हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सा बात ये है. जो मैंने बताया आपको. और जितना हम लोग डीप जाते, जैसे फॉर्मूला क्या था, mgh था. जितना हम लोग डीप जाएंगे उतना क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा. ये बात जो डाइवर्स होते भी अच्छे से जाते हैं, इसीलिए उनके कानों में पेन शुरू हो जाता है प्रेशर बढ़ने के कारण. अब आते हैं आर्किमिड्स लॉ के ऊपर. ठीक है, आर्किमिड्स लॉ क्या है, जब किसी, मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँ. अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बायंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय इट. इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉल है और ये पूरा भरा हुआ यहाँ तक पानी है मान लीजिए. ठीक है, जैसे एक ब्लॉक हम लोग डालेंगे ना, तो ये पानी का हल्का सा हाइट बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला जो वेट है, ये वॉल्यूम जब इसके अंदर है, तो कितना वॉल्यूम ऊपर बढ़ेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा. ठीक है, दिस मीन्स दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज्ड इन लिक्विड द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स. तो इसी को, जो फोर्स को हम लोग ऊपर की तरफ, जब जैसे ये डूबेगा, तो अब ये ऊपर क्यों है, क्योंकि कोई पानी रोक के रखी है उसको, तो इसी को हम लोग बायंट फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, या उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, जिसका मान होता है रो. रो माने होता है इस लिक्विड का घनत्व, भी माने वॉल्यूम, और जी. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा, रो मतलब इस तरल का, लिक्विड का, भी मतलब कितना वॉल्यूम, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो, जी तो आपको पता ही है.
तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फिर से, तो आप फिर से लिख लीजिए कि फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, हॉट एयर बैलून, सबमरीन, स्विमिंग्स, ये सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक मेटेलिक स्फीयर है, इतने केजी का वॉल्यूम इतना है और एक कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर है, फाइंड द बायंड फोर्स, ठीक है। तो पूछा क्या आपको कि आप बायंड फोर्स निकालिए स्फीयर पे। वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले मास निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा क्या बायंड फोर्स, तो बायंड फोर्स कितना होगा mg, तो ये निकालेंगे। अब हम m निकालेंगे, तो m को क्या, ये घनत्व गुने भी हम लोग जानते क्या, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। लिख लीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी और मास बाई वॉल्यूम। जैसे मास निकाल सकते हैं v इंटू डी से। तो अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे बस। तो ये कितना दिया हुआ है 1000, इसका वॉल्यूम दे दिया है 2.10 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.525 kg आ जाएगा। इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.25 इंटू 9.8, तो ये बेसिकली 1.45 1/4 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो 2.45 न्यूटन, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्लोटिंग बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम सो इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय द बायंड फोर्स। अगर एक बॉडी किसी भी इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में है, तो उसका क्यों है कि उसका जो वेट है वो किससे बैलेंस्ड हो गया है, जो उसका बायंड फोर्स है जो वाटर लगा रही है उससे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग बॉडी कब फ्लोट करेगा, जो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये जो पानी जो ऊपर जा रहा था, जो डिस्प्लेस लिक्विड है और वेट ऑफ द बॉडी अगर बराबर होगा तो ही ये फ्लोट करेगी, अदरवाइज डूब जाएगी। विल द स्पेयर डिस्कस्ड अबव फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। जो हमने स्पेयर इसके पहले बात की थी, क्या वो बचा रहेगा या फिर डूब जाएगा। तो फिर से यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे कि कैसे वाटर में वो रहेगी कि डूब जाएगी। तो वेट ऑफ द स्पेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 kg दिया हुआ था द्रव्यमान, और ये हो गया 9.8, तो 19.6 न्यूटन। बल कितना लग रहा था 2.45 न्यूटन, है ना। तो ज़्यादा कौन सा, ये वाला, तो फिर ये डूब जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बराबर आता तो भी फ्लोट करती, और अगर उसके ऊपर चले जाएंगे तो फिर तो तब कुछ होगा ही नहीं, अंदर भी थोड़ा नहीं जाएगी वो, ठीक है। ये प्लीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, पहले वेट निकाल लिया। वेट क्यों निकाला था, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें लिखा गया है वेट ऑफ द लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है और वेट ऑफ द लिक्विड जो बॉडी का दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड पहले निकाला था 2.5 न्यूटन, हमने वेट ऑफ द बॉडी यहाँ पे निकाल लिया, उसके द्रव्यमान से गुना करके 9.8 को, ठीक है। यही फ्लोटिंग ऑफ बॉडी है। अ बॉडी हैज़ नो एयर स्पेस विल फ्लोट ओनली द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। एयर स्पेस मतलब छेद है, अंदर में कुछ कुछ छेद होते हैं ना, कभी सब जैसे आप स्पॉन्ज को इसमें पानी डालें तो पानी पूरा सोख लेता है, लेकिन कहीं और ये पानी नहीं सोख पाता किसी किसी चीज़ पे, तो उसके अंदर एयर स्पेस है, ठीक है, इसीलिए कारण से होता है ये। तो जिस भी बॉडी में कोई एयर स्पेस नहीं होगा, उसकी डेंसिटी अगर पानी से कम है तभी वो फ्लोट करेगी, वरना नहीं करेगी। आइस का डेंसिटी कितना होता है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर का होता है 1000 किलोमीटर पर क्यूब, इसीलिए आइस जो होता है वो पानी में तैरती रहती है। रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी, when a solid body of density rho is dipped in a density liquid or its quantity P by PL,
जिस भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी रो है और जिसमें डुबाया को वो रो एल है, एल में लिक्विड के, तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी किसे बोलते हैं और विशिष्ट गुरुत्व किसे बोलते हैं। और ये बहुत सारी बातें इसमें लिखी है मैंने अलग से कि डेंसिटी इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस कितना हो जाएगा 9000, वाटर में मिलाएंगे तो 1000 0.9 आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रो डेंसिटी का कोई भी इकाई नहीं होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके, बॉडीज विथ एयर स्पेस, जिसमें एयर स्पेस होता है और वो नहीं डूबता है। तो आप प्लीज़ एक बार इसे पॉज करके आप हिंदी में पढ़ ले, जो इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ ले। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें बताएं, आपको हम एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन हिंदी में इंग्लिश में लिख के आपको फिर से दोबारा देंगे कि आपको क्लियर हो जाए, या फिर उस एग्जाम्पल को पार्टिकुलर मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट वो जो ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, आपका एग्ज़ाम में काम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो पहला है, एक 10 न्यूटन का बल ईस्ट में और एक अननोन फोर्स एफ बैलेंस कर रहे हैं, तो फाइंड द अननोन फोर्स। तो अगर बैलेंस कर रहा है मतलब क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेट्स वेस्ट, और सेम बैलेंस कर रहा है तो इसका भी 10 न्यूटन, उसका मतलब 10 न्यूटन फोर्स किस साइड होगा, वेस्ट के साइड। अब बोला है ब्लॉक ऑफ 1.5 kg हैंग कर रहा है एक सपोर्ट से, ये सपोर्ट है आपका, इससे हैंग कर रहा है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो कितना कर रहा होगा, m इंटू जी, ये 1.5 इसका वेट है और 9.8 त्वरण है, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा, जो कि होगा 14.7। इसका वेट कितना गया, 14.7 न्यूटन। और दूसरे वाले में बोला है कि जो स्ट्रिंग होगा उस पर कितना बल लग रहा है, स्ट्रिंग पे कितना बल, जितना ये लग रहा होगा उतना ही ये भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 kg ए बॉक्स ऑफ 40 kg फ्रॉम फ्लोर, संजय इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम लेफ्ट एंड हरी इज ट्राइंग टू पुश। एक 25 किलो, एक 35 किलो, तो ये 25 है और ये 35 है, ठीक है। तो पूछा है फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में, 10। अगर आपसे ये पूछ लेते कि इसका त्वरण क्या होगा, फोर्स कितना है 10, फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो ये बटा चलाता, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। एक फोर्स प्रोड्यूस करता है कितना एक्सेलरेशन, 0.5, और बॉडी 3 kg मास। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेंगे कि फोर्स कितना होगा, तो 0.5 इंटू 3 तो 1.5 न्यूटन। अब 1.5 न्यूटन को बोला कि 1.5 kg के ब्लॉक में लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू है, तो m 0.5, ए निकालना है, बल हमने 1.5 ही निकाला था, तो डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है इतना एक्सेलरेशन, व्हाट इज व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 20 ग्राम, फाइंड द फोर्स इन न्यूटन। देखिए इसमें होगा क्या, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, बल कितना है 20 ग्राम, तो 20/1000 हो जाएगा, के जी में बदलेंगे, और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट गया 5 5, तो 1/1000 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a force produces an acceleration of 2 meter per second square in a body A and 5 meter per second square in another body B. Find the ratio of mass A to ratio of mass B. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन फिर से आ गया आपके पास। दोनों में क्या है, बल जो है वो समान है,
तो दोनों का बल हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो एक में बॉडी ए है, त्वरण कितना है 2 है, एक में बॉडी बी है, त्वरण कितना है 5 है। तो हमसे पूछा क्या है ए टू बी, तो ए बाई बी 5/2 या 2.5। अब प्लीज़ आपको ऐसे मत याद कर लीजिएगा कितना, अगर ये दिया है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हर जगह ये मत किया करिए, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैथ्स में तब भी आप याद कर सकते हो, फिजिक्स में तो ऐसा भूल के भी मत करिएगा, बहुत ही मुश्किल में फंस जाओगे आप लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट करता है, इसका 200 ग्राम वेट है और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू दिस इन 5 सेकेंड। एज्यूम द फोर्स इज कांस्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो m हो गया 200 ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड v कितना है हमारा 25 से 15 हो रहा है, 15 से 25 होती है, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, अंतर कितना आ गया 10, समय कितना है 2.5। तो इसे काटेंगे 5 बार में, इसे काटेंगे 4 बार में, तो 0.8 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी of mass 10 kg. As a result, the body covers 100 centimeter in 4 seconds, moving in a straight line. Find the initial velocity. हिंदी में सवाल है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर इतना बल लगता है, तो परिणाम स्वरूप वो 4 सेकंड में 100 सेंटीमीटर जाता है, तो प्रारंभिक गति वेग क्या है इसका। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। त्वरण क्या हो जाएगा a बराबर f बटा m, क्योंकि f बराबर ma होता है। तो f हमारा 1 है और मास कितना है 10 किलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हमें ये आंसर अगला सेंटीमीटर में है, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम जाएंगे, हमें कितना दूर गया ये पता है, मतलब s पता है, t भी पता है और a भी पता है, तो हमें u निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके उसे देख ले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बस वैल्यू बिठाएंगे, 16 के स्क्वायर दिया है तो ये आ गया 5, 80 घटाएंगे 20, तो x इक्वल टू 5, सॉरी u इक्वल टू 5, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ दिस न्यूटन और ए पार्टिकल इंक्रीजेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस इन 2 सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे पास f इज इक्वल टू एम ए है, तो f हमें पता नहीं है, f पता है हमें, m हमें निकालना है, और a क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो v हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v हमको पता नहीं गया, u ये हो गया, तो 5 बाई समय है 2, बस यही सॉल्व करना है। तो m इक्वल टू कितना आएगा 1.2 kg। ठीक है, ये 1/2 2 जाएगा मल्टीप्लाई 1.2 kg। अगला क्वेश्चन, एक फोर्स है जो पार्टिकल को 200 ग्राम जिसका वेट 200 ग्राम है, वो कितना डिस्प्लेस करता है 4 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। मतलब आपको u 0 दे दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फिर से फॉर्मूला हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u मेरा 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, s हमारा 400 है, a हमको निकालना है, t हमें पता है 2, तो ये हो गया 4, 2 से कटा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसे मीटर में बदलेंगे तो क्योंकि हमें जो फोर्स है वो न्यूटन में निकालना है, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही 2 हो गया तो अब f का वैल्यू बिठाएंगे, तो ये 200 ग्राम है, तो पहले से 1000 से भाग करेंगे केजी में बदलने के लिए, और ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया था, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 0.4।
ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बुलेट है 20 ग्राम का, एक स्पीड से जा रहा है 120 मीटर पर सेकेंड, एक थिक मडी वॉल को पेनिट्रेट करता है, मिट्टी की दीवार को पेनिट्रेट करता है और 0.03 सेकेंड लेता है स्टॉप होने के लिए। पहले एक्सेलरेशन निकालना है, फिर फोर्स निकालना है, फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट। देखो पहले क्या फोर्स कौन एक्सर्ट किया, वॉल कितना लगाया बुलेट पे, और दूसरा फिर फोर्स बुलेट कितना लगाया वॉल पे, तो डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि जाके बुलेट जाके रुक गई है तो v मेरा कितना हो जाएगा 0, u मेरा 120 हो जाएगा, ठीक है, और समय लगा है 0.03 सेकेंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो a जो आएगा वो आपका आएगा -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि आप जब भी करो तो यूनिट ज़रूर लिखे, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो अब बुलेट कितना फोर्स लगा रही होगी, पहला चीज़ तो ये नहीं, हाँ सॉरी, फोर्स कितना लगा रही होगी, तो सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो a मेरा कितना है 20 ग्राम, तो 20/1000 kg बदलने के लिए ये आ गया आपका 4000। ठीक है, तो यह आएगा आपका -80 न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखा जाए तो जो बुलेट कितना फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है, जी लगाएगा उसका उल्टा बुलेट लगाएगा। ठीक है, तो अगर ये 80 न्यूटन है तो वो भी 80 न्यूटन होगा, बस साइन जो होगा वो प्लस में होगा, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा कि यहाँ से डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना होगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हमारा 120 था, ये हमारा 0.03 था, ये प्लस -4000 गुने 0.009। देखिए ये माइनस में ही क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्पीड घट रही इसीलिए माइनस में लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3.6, इसको करेंगे तो 9×2 18 आएगा 1.8, तो 1.8 मीटर वो अंदर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg escaped at rest, मतलब क्या हो गया, u मेरा 0 हो गया। पहला चीज़ तो ये, एक फोर्स लगा, अच्छा मास भी मिल गया मेरे को 0.5 kg, फोर्स आपको दे दिया गया है 2 न्यूटन, समय भी आपको दे दिया गया 5 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस विद द पार्टिकल इन दिस 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा इस 5 सेकेंड में। तो क्या करेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u पता है हमें 0, a हमें निकालना था, तो a कैसे निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू कितने F/m। तो F हमारा कितना है 2 और मास कितना है 0.5, तो हो जाएगा 4। समय कितना है 5 सेकेंड, तो ये हो गया 25। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे 2 बार, ये आ गया 50, तो 50 मीटर जाएगा। दूसरा पूछा है द नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो बोला है कि अगले 5 सेकेंड में कितना दूरी तय किया होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो बल है ये सिर्फ 5 सेकेंड तक लगा है, उसके बाद बल लगना बंद हो चुका है। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, पहले v निकालेंगे। v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि पहले 5 सेकंड के बाद उसका कितना गति हो रहा है पहले वो निकाल लेंगे। तो u तो मेरा 0 ही था, a हमने 4 निकाला था, समय आ गया 5, तो u आ गया था v 20 मीटर पर सेकंड। अब अगले 5 सेकंड में क्योंकि ये v पहुँच गया है, अब अगर बल लगाना बंद हो गया है तो उसी गति से वो चलती जाएगी। तो s कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज़ इसे ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन, a car of mass 1000 kg including everything inside is moving on a horizontal road with a velocity of 72 km per hour. The driver applies the brake and the car stops in 5 seconds. Assume that the acceleration produced is constant. How much force was applied on the car? तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे. तो ए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले से आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए. तो 72 इंटू 5/18, तो ये आ गया 4/20. अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए. तो ये रुक जा रही है तो मेरा v 0 हो जाएगा, u 20 हो जाएगा और समय 5 दे दिया गया, तो -4 एक्सेलरेशन हो गया. तो ये हमने कर लिया. अच्छा सॉरी, माइनस इन 5 seconds. तो ये कितना आ गया, द कार स्टॉप्स इन 5 seconds. तो ये हमारा आ गया -4. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बल निकाल लेंगे. तो बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो m कितना है हमारा 1000 और ये कितना है 4, तो -4000 न्यूटन. इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बोला गया एक बॉक्स है जो 50 किलो का है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा गया है. व्हेन इट पुश्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, जब ये पुश होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स से तो इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है. इफ इट इज पुश्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1.5 h, इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड द वैल्यू एफ एच. तो ये एच कोई यूनिट नहीं है, ये बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एच से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपल सी बात है कि एक फोर्स लग रहा होगा और ठीक है, वो फोर्स एक वैल्यू है जो हमें निकालना है, एच का वैल्यू. ठीक है, तो जब एक पुश किया जा रहा है एक फोर्स से, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जब 1.5 एच से जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जैसे फोर्स बढ़ा रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है. तो हमें वैल्यू निकालना है एच का. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में क्या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो उस पर फोर्स कितना होगा, 0 होगा. ठीक है, तो मान लेंगे कि एच फोर्स लगा हुआ था और जैसे वो मूव कर रही थी, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. सिंपल सा बात है, क्योंकि यानी फ्रिक्शन में मैंने सिखाया था कि जैसे कोई बॉडी मूव करेगी तो उसके पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, और एक फ्रिक्शन को कंसीडर करके हम लोग कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ से जो एच हो गया हमारा क्या हो गया, -f हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया. अब आगे क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग स्पीड 1.5 h कर देते हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब वो एक्सेलरेट, जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी जिस फोर्स से जा रहा है वही उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. ये फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए खींचे जा रहे आप, तो जितना आप जैसे मान लीजिए अगर इसका फ्रिक्शनल फोर्स, इसको जितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लग सकता है वो मान लीजिए 5 न्यूटन मैक्सिमम. ठीक है, या 5 h है, वो मान जो भी लिख सकते हैं हम लोग. तो अगर इसमें हम लोग 2 न्यूटन का लगाएंगे फोर्स, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स 2 ही न्यूटन काम करेगा. 3 लगाएंगे तो 3 काम करेगा, 4 लगाएंगे तो 4 काम करेगा, 5 लगाएंगे तो 5 काम करेगा, 6 भी लगाएंगे तो भी 5 काम करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा इसमें फ्रिक्शन नहीं लग सकता. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रहा था जो कि कितना था, h. तो टोटल फोर्स कितना एक्चुअली जो खींच रहा है उसको 0.5 h. ठीक है, मतलब समझ में आपको, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक हम लोग 1.5 h से खींच रहे हैं और दूसरा को सिंपल h से, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. तो घट के 0.5 h आ गया. तो हमारा बल हो गया. ये किसके होना चाहिए था, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये त्वरण, तो ये 50 हो गया. ए हमें पता है जो कि है 0.1, तो हमें ये निकालना है बस. तो ये पॉइंट कट गया, 5 से कट गया ये 10, तो H इक्वल टू कितना आ गया, 10 न्यूटन. तो फोर्स कितना है आपका, 10 न्यूटन. ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन
produces acceleration of 2 meter per second square when it acts on body A and 3 meter on body B. If the bodies A and B are tied together and a force of 5 Newton is applied, what will the acceleration? देखिए इसमें बोला क्या गया है, अच्छा ये एक्चुअली क्या है, ये शायद मैंने क्वेश्चन, ठीक है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल से, पहले सबको मास निकाल लेते हैं। तो ए में कितना लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये मास एम ए लिख लेते हैं, ये 2, तो मास कितना आ गया एम ए का 3, ठीक है। फिर सेम चीज़ बी के साथ करेंगे, तो 6 न्यूटन का फोर्स एम बी, ये आ गया 3, तो एम बी कितना आ गया 2। अब बोला इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल वेट 5 किलोस, और बल कितना लग रहा है 5 न्यूटन इनटू ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोले दो काट है ए और बी, दोनों का मास 10 किलो है, दे आर ज्वाइंट बाई अ लाइट बट स्ट्रॉन्ग रोप सी। जैसे सिंपल में डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, ये काट है। अब देखिए क्वेश्चंस थोड़े टफ हो रहे हैं पर सीखने के लिए बहुत अच्छा है। ये एक काट है, ये आपका सी हो गया, ये कोई मैन होल्ड्स अ कार्ट ए एंड पुल्स इट टुवर्ड राइट विद फोर्स। एक आदमी है, एक आदमी है, ये इसको खींच रहा है, कितने फोर्स से, 70 न्यूटन से। द टोटल फ्रिक्शन फॉर द फ्रिक्शन विद द ट्रैक एंड द ईच कार्ट इज 15 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 15 न्यूटन, ठीक है। तो बोला क्या गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। देखिए 70 न्यूटन से खींच रहा है, 30 न्यूटन उल्टा लग रहा है, फ्रिक्शन में से उल्टा काम करता है तो 30 उल्टा लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना खींच रहा है 40, दोनों का मास कितना हो जाएगा 20, तो त्वरण कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले केस के लिए। दूसरा केस में क्या बोला है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉप ऑन कार्ट बी, मतलब ये कार्ट ए था और ये कार्ट बी था, तो आपसे पूछ रहा है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा है। देखिए अब सिर्फ हम लोग बी को देखते हैं, ए को सी को छोड़ देते थोड़ा सा, सिर्फ बी को देखिए। तो बी में कितना बल लग रहा है, किसी एक बल से ये खींच रहे होंगे, जो टोटल 70 न्यूटन लगा रहा है, बी पे कितना लग रहा है हमें पता नहीं, ठीक है। बी पे एक बल लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है 15 न्यूटन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता 70 से खींचे 80 से खींचे 15 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद भी इसमें त्वरण हो रहा है, मतलब F1 बल से जो खींचा जा रहा है इसे, जिसको रोक कौन रहा है ये, इसके बाद भी ये आगे बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है वही हमारा मास और एक्सेलरेशन गुना होगा। तो हमारा मास कितना है बी का 10 और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला है 2, तो F1 कितना आ जाएगा आपका 35, 20 15 35। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक फोर्स है 12 न्यूटन का, स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी kept at rest. Find the momentum of body after 1 second, 2 second, 5 second and the force starts after the force starts acting. ठीक है, एक बॉडी 12 न्यूटन के रेस्ट पे, जो कि क्या निकल रहा है, वो 12 न्यूटन के फोर्स से जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हर बार का मोमेंटम निकालना है बॉडी का, आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से करके हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक फोर्स का एक और फॉर्मूला है जो मैं डायरेक्टली आपको सिखा दे रहा हूँ। F इज इक्वल टू होता है P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, ठीक है। तो जब T इक्वल टू 0 होगा तो P 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू ये हो जाएगा P2 माइनस 0 T2 माइनस 0, तो P2 कितना आ गया F गुने T, ठीक है। अगर रेस्ट से चालू कर रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
पहला का वो कितना मोमेंटम होगा 12, दूसरा कितना होगा 24, तीसरा कितना होगा 60, है ना। बस इन दोनों को सबको गुना करते हैं ना। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स। वन पार्ट द mass 200 gram found to move at 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, ये कंजर्वेशन मोमेंटम से बनेगा। तो एक बॉडी है जिसे दो भाग में टूट गया, जिसका मास था पहले 300 ग्राम, एक पार्ट है 200 ग्राम, तो अगला कितना होगा 100 ग्राम। तो ये सिंस रेस्ट में तो इसका मोमेंटम 0 हो गया, इसका मोमेंटम क्या होगा 200 का 12 से जा रहा है और 100 का हमें निकालना है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, तो ये काटेंगे 2 बार में, तो आगे u इक्वल टू -24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये माइनस जो आया मतलब क्या होगा उल्टा जा रहा है, तो अगर ईस्ट इधर है तो ये वेस्ट की तरफ भागा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं आगे, बोला 2 स्मॉल मैग्नेट है आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। उनके मास है 20 और 12। मैग्नेट रिलीज किया गया है टेबल पे और अट्रैक्शन के कारण दोनों मतलब जुड़ रहे हैं। विद द फर्स्ट मैग्नेट रीचेस पॉइंट A1, इसका स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें अगले मैग्नेट का स्पीड फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप थोड़ा सा भी समझिएगा तो पहले ये क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए ये एक सरफेस है, यहाँ पे 2 मैग्नेट है, दोनों को छोड़ दिया गया है तो दोनों जाने लगे। तो जैसे इस पॉइंट पे ये पहुँचा है तो इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी कहीं आया होगा कि दोनों एक तरफ आ रहे हैं, है ना। तो हमें निकालना है कि इसका गति क्या होगा। तो इनिशियली में क्या है, अगर सिस्टम पकड़ेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो मोमेंटम 0। इसका मास कितना है 20 ग्राम, तो हम लोग क्या कर लेंगे 20 इंटू 3 मीटर पर सेकंड कर लेंगे। ग्राम है, बाद में आंसर भी ग्राम में निकाल के छोड़ सकते हैं, हम लोग उतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। अब ये जो आपका है ये कितना है 12, ये इसका हमें पता नहीं है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बट ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर राइट की तरफ जा रही है तो ये लेफ्ट की तरफ आएगी, क्योंकि अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं ये नेगेटिव हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 टॉय कार से ए आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर on a horizontal surface. The car A has mass of 60 gram and moves to the right with a speed of 60 centimeter per second. The car B has mass 100 gram moves towards the left with a speed of 20 centimeter per second. Two cars collide and get stuck together. What is the velocity they move after collision? देखिए ये सिंपल से आप ब्लॉक से समझिए, कार जरूरत नहीं। एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, तो एक ये इसको ए ब्लॉक पकड़े, इसको बी ब्लॉक पढ़ते हैं। ये इस तरफ जा रही है, 60 ग्राम की है ये, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ये है 100 ग्राम का, ये जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब क्या हुआ है कि दोनों लड़के एक तरफ जाएगी, किधर जाएगी वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दाएं साइड को पॉजिटिव मान लेंगे और बाएं साइड को नेगेटिव मान लेंगे। तो ये 60 ग्राम का इसका स्पीड है, ठीक है, और ये टूवर्ड्स राइट जा रही है, तो इसका स्पीड हो गया 60 प्लस इसका मोमेंटम का स्पीड कितना है, इसका स्पीड कितना है 100 ग्राम, सॉरी मास कितना है 100 ग्राम, और स्पीड कितना है -20। अभी कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे हैं हम लोग, तो m1 u1 m2 u2 इक्वल टू इन दोनों का मास जोड़ देंगे तो कितना जुटा था, ये 60 और 100 है, तो 160 हो गया। इसका हमें स्पीड निकालना है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 3600 और ये आपका आ जाएगा 2000, तो ये आ गया 1600, ये आपका आएगा 160 इंटू भी, तो ये आ गया 10 बार में।
तो भी कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसी डायरेक्शन में ये जा रहे दोनों मिल के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टफ हो रहा है, बट आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एग्ज़ाम में कुछ आए तो आप इसे बना पाए। ठीक है, अब हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल इन ए फिक्स डायरेक्शन इज सोन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया, फाइंड द फोर्स, तो आपको फोर्स निकालना है इस पर। तो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो समय है 0 से 4, वेलोसिटी कहाँ से बदला, 0 से 2 में, तो ए निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो v कितना हो गया है 2, u कितना हो गया 0, समय हो गया 4, तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 50/1000 kg बदलने के लिए 0.5। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.025 कुछ 0.025 आएगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगला क्वेश्चन, A force of 16 Newton distributed uniformly on the one surface of the cube is 8 centimeter. Find the pressure on the surface. तो हम लोग सबसे पहले किसी भी एक सरफेस का, क्यूब के घन का किसी भी एक सरफेस का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि वर्ग जैसा काम करता है तो ए स्क्वायर होता है, और प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स हमारा 16 है, प्रेशर हमें निकालना है, तो 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे -2, क्योंकि 100 से भाग करेंगे मीटर बदलने के लिए, स्क्वायर कर देंगे, हमारे एरिया निकल जाएगा। ठीक है, 64 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2500 और ये आएगा पास्कल में। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉपर इज इमर्स्ड completely in water. Each edge of the block is 1 centimeter in length. Find the band force acting on it. तो हमें डेंसिटी दे दिया वाटर का। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितना आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब, मतलब ये 1/100 का क्यूब, तो ये जाएगा 1/10⁻⁶, जिसको हम 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब हम लोग, मैंने पहले ही बताया इसमें मास कितना होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा 10⁻⁻6 है और डेंसिटी हमारा 1000 है, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ किलो। तो हमें वेट निकालना है, वही हमारा बाइंड फोर्स भी हो जाएगा, तो m इंटू जी, तो 10⁻³ इंटू 9.8, तो आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ बॉडी विदाउट एयर स्पेस ऑफ मास 150 ग्राम एंड वॉल्यूम दिस इज पुट इन वाटर, विल इट फ्लोट और सिंक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से डेंसिटी निकाल लेंगे, तो डेंसिटी कितना आएगा 1/50 250। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का कितना होता है डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कम है इससे, तो ये फ्लोट करेगा, ज़्यादा होता तो डूब जाता। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने सिखाए हैं कि जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूँ जिनके सॉल्यूशन भी मैं डालूंगा, पर आप इस वीडियो को एक बार कर लीजिए, उसके बाद उसके सॉल्यूशन, अगला वीडियो उसी के सॉल्यूशंस होंगे। तो उसमें लगभग आपके पास कुछ 27 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये थोड़े से रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन है कि मतलब बस रीड करने के लिए है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज स्प्रिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स अटैच टू इट्स इन, मतलब किन परिस्थितियों में स्प्रिंग अपने सिरों से जुड़े वस्तुओं पर बल लगाती है। तो सिंपल है, जो फॉर्मूला लिखना है वही F = -k × x, जो मैंने पहले भी बताया। ये kx नहीं होगा, सिर्फ kx होगा जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये गलती से ये बस फॉर्मूला इतना ही है। अगला है, एक बॉल मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में, नो फोर्स अप्लाइड, उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक
सॉरी एक अर्थ नहीं, अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, कितना फोर्स है 1.5 न्यूटन, टेकिंग इज एक्शन फोर्स, हाउ मच रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स कितना हो, रिएक्शन फोर्स भी उतना ही होगा 1.5 न्यूटन। तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, एप्पल जो है इज एक्सर्टेड बाय द एप्पल, एप्पल अर्थ पे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अ कॉइन फॉल्स towards the earth because the earth attracts, does the coin also attract the earth? हाँ, ये बात सही है कि कॉइन भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को, बट इतना कम फोर्स से करता है कि अर्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैन द इंटरनल फोर्सेज एक्टिंग अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम चेंज द लीनियर मोमेंटम? नो। देखिए कभी भी लीनियर मोमेंटम के अंदर के जो किसी वस्तु का जो अंदर का फोर्स चेंज हो रहा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीट बॉडी जब मूव करेगी तभी वो काम करेगा, या एक्सटर्नल फोर्स कुछ होगा तो ही मोमेंटम चेंज हो सकता है। Does the magnitude of the force exerted by liquid on a surface depend on whether the surface is horizontal, vertical or some angle? जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो मैटर करता है, डिपेंड एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस वो चेंजेस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे बहुत सारी बातें लिखी है बट वो ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही ध्यान रखो आप। बस ये लिखिएगा प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है और फोर्स भी डिपेंड करता है कितना डीप होगा, बट वो अगर आप टेढ़ा ऊपर नीचे करोगे लिक्विड को तो प्रेशर सेम रहेगा बट जो फोर्स होगा वो अलग होता जाएगा। अब इसके बाद 27 क्वेश्चन हैं जो आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो कमेंट में बताएं आंसर्स, और इसके बाद अगले वीडियो में मैं इन सब के सॉल्यूशंस दूंगा। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 ही थे, वो समहाउ लग रहा है मैंने कुछ एक छोड़ा, बट ठीक है आप अच्छे सॉल्व करो तो इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। सो प्रिपेयर करो अच्छे से, और प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो मिलेंगे तो हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट अगेन।